गगनपुर नाम के एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था। वह काफी अमीर था और दयालु भी था। वह गरीबों की सहायता किया करता था। धनीराम की 3 पत्नियां थीं, मगर उसकी कोई संतान नहीं थी। इससे वह काफी परेशान था और हर समय चिंता में रहता था। एक दिन एक ग्रामीण ने उसे निराला नाम के ब्राह्मण के बारे में बताया और कहा कि वे जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। यह बात सुनकर धनीराम खुश हो गया और वह उस ब्राह्मण के पास गया जिसका नाम निराला था और वह दूसरों की सहायता करता था। जमींदार ने उसको अपनी सारी परेशानी बताई और उसको कुछ उपाय बताने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मण ने उसको 3 फल दिए और कहा कि इन तीनों फलों को अपनी तीनों पत्नियों को एक एक देना। इससे तुम्हारी तीनों पत्नियों को एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। धनीराम खुश हो गया और फल लेकर वापस अपने घर आ गया। ब्राह्मण ने निराला के बताए अनुसार तीनों पत्नियों को एक एक फल दे दिए। उनमें से 2 पत्नियों ने अपने फल को तुरंत खा लिया, मगर एक पत्नी ने अपने फल को मेज पर रख दिया और काम करने लगी। इसी बीच एक नेवले ने आकर उस फल को जूठा कर दिया और भाग गया। थोड़ी देर बाद तीसरी पत्नी ने आकर उस फल को खा लिया। समय बीतता गया और 9 महीने के बाद धनीराम को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके 2 पुत्र तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, मगर उसका एक पुत्र नेवले जैसा था। इससे धनीराम काफी परेशान हुआ। वह फिर से निराला के पास गया और उससे कुछ उपाय पूछा। इस पर उसने कहा, तुम्हारी तीसरी पत्नी ने नेवले के जूठे फल को खाया है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, मगर तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सबसे बुद्धिमान होगा। धनीराम अपने घर वापस आ गया। धनीराम ने अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम वीरेंद्र और मंझले पुत्र का नाम धीरेंद्र और अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम महेंद्र रखा, जो कि नेवले की तरह रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वे तीनों भाई बड़े होने लगे। वीरेंद्र और धीरेंद्र को सभी वीरू धीरू कहते थे और महेंद्र को नेवला जैसा दिखने पर उसे सभी नेवला भाई बोलते थे। नेवला भाई आकार में छोटा था, इसलिए उसके दोनों भाई उसे अपने साथ नहीं खिलाते थे। जब वे तीनों बड़े हो गए और जमींदार को लगा कि अब इनको नौकरी ढूंढनी चाहिए, तो उसने अपने 2 पुत्रों को कुछ धनराशि देकर कहा, अब तुम लोग व्यस्त हो गए हो तथा तुम्हें अब नौकरी की तलाश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग पैसा कमाकर सफल होकर ही वापस लौटोगे। इस बात पर नेवला भाई बोला, मैं भी नौकरी करने जाऊंगा, मैं भी बड़ा हो गया हूं और पैसे कमा सकता हूं। धनीराम ने उसे समझाया कि वह आकार में बहुत छोटा है और नौकरी नहीं कर सकता और उसे कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा, लेकिन वह नहीं माना और जाने की जिद करता रहा। तो धनीराम मान गया और उसे जाने की अनुमति दे दी। परंतु उसके दोनों भाई पहले ही जा चुके थे और उन्हें नहीं पता था कि नेवला भाई भी पीछे से आ रहा है। नेवला भाई घर से बाहर निकला। कुछ देर भागने के बाद उसने अपने भाइयों को देख लिया। वह उनके पीछे लग गया। तेज धूप में चलते चलते दोनों को प्यास लगने लगी, पर वहाँ कोई नदी तालाब नहीं था और वे लोग भूखे भी थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें नारियल का एक पेड़ नजर आया। उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन परेशानी यह थी कि उन्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वे दोनों काफी मशक्कत के बाद भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाए और एक दूसरे से कहने लगे कि नेवला भाई होता तो पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ देता। तब तक पीछे से आवाज आई, मैं पीछे हूँ भाइयों। नेवले भाई की आवाज सुनकर वे काफी खुश हो गए और उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने नेवला भाई से नारियल तोड़ने को कहा। नेवला भाई मान गया और देखते ही देखते वह पेड़ पर चढ़ गया और सारे नारियल नीचे गिरा दिए। दोनों भाइयों ने नारियल का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और नेवला भाई को धन्यवाद दिया। नेवला भाई खुश हो गया। वे तीनों भाई काफी थके हुए थे, अब उन्हें भूख भी लगने लगी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बेर का पेड़ नजर आया। बेर के पेड़ पर कांटे होने के कारण
वे पेड़ पर नहीं चढ़ पाए और उन्हें एक बार फिर नेवला भाई की मदद लेनी पड़ी। नेवला भाई से मदद लेते समय वे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, पर वे कर भी क्या सकते थे। उनके पास यही एक रास्ता था। नेवला भाई ने पेड़ पर चढ़ के बेर तोड़े और दोनों भाइयों ने पेट भरकर बेर खाए। सुबह से लगातार चलते रहने के कारण वे काफ़ी थक गए थे। उन्हें बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए एक पेड़ के नीचे सो गए। हालांकि उन्होंने नेवला भाई की मदद जरूर ले ली थी, लेकिन वे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। इसलिए जब नेवला भाई सोकर उठा तो उसने देखा तो उनके दोनों बड़े भाई जा चुके थे। उसे बहुत दुख हुआ, वह रोने लगा, लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि मैं तो हूँ ही ऐसा कि मुझसे सब पीछा छुड़ाते हैं। इसलिए उसने अपने मन को धीरज बंधाया और वह भी नौकरी की तलाश में शहर की ओर चल दिया। वीरू को एक जमींदार के यहाँ बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। धीरू को भी एक अच्छी नौकरी मिली। वे दोनों लोग जी जान से अपनी नौकरी करने लगे, लेकिन नेवला भाई को किसी ने भी नौकरी पर नहीं रखा, क्योंकि वह देखने में भी काफ़ी छोटा था। नेवला भाई एक व्यापारी के घर पर काम मांगने गया। व्यापारी ने पूछा, तुम काम करने के बदले में क्या लोगे? तो उसने कहा, मैं मुफ्त में काम करूंगा। व्यापारी बहुत चालाक था। उसने सोचा, मुफ्त में नौकर कहाँ मिलता है। उसने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए नेवला भाई को नौकरी पर रख लिया। उसके जिम्मे व्यापारी के बेटे की देखभाल करना ही था। दूसरे दिन व्यापारी जब काम पर चला गया तो वह लड़का और नेवला भाई घर में अकेले रह गए। व्यापारी की पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी, इसलिए लड़के की सारी जिम्मेदारी व्यापारी के ऊपर आ गई। लेकिन अब व्यापारी काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे एक नौकर मिल गया था, वह भी मुफ्त का। उस लड़के ने नेवला को खूब छकाया। वह पूरे घर में मारा मारा फिरा। वह लड़का बहुत ही शैतान था। उसने नेवले को इतना दौड़ाया कि नेवला छत से गिर पड़ा। उसे चोट भी लग गई। रात में जब व्यापारी आया तो नेवला ने लड़के की करतूत बताई। तो व्यापारी ताली पीट पीट कर हंसने लगा और बोला, वह मेरा बेटा ऐसा ही है। जाने कितने देखभाल करने वाले आए और जाने कितने चले गए, लेकिन इसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। एक की तो आंख भी फूट गई थी। नेवले ने 2-3 दिन तक लड़के की खूब सेवा की, लेकिन बदले में वह बहुत खराब सलूक करता था। व्यापारी भी उसके साथ बहुत खराब सलूक करता था। उसके लिए खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं करता और घर आने के बाद लड़के की शिकायत सुनकर अपने लड़के का पक्ष लेकर नेवले को ही खरी खोटी सुनाने लगता। अब नेवला दुखी हो गया। पहले तो वह जी भरकर रोया। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाओ। फिर सोचा, ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, जैसे को तैसे के हिसाब से ही चलना होगा। उसने देखा व्यापारी बेईमानी लालच करके खूब लोगों को ठगता है। उसे किसी की भी जरा सी भी परवाह नहीं है। उसके पास इतना धन हो गया कि वह छुपा कर रखता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। व्यापारी का व्यवहार नेवले के प्रति बहुत खराब होता गया। वह वहां से जाने की सोचने लगा, लेकिन इस बीच में धीरे धीरे उसने लड़के पर काबू कर लिया था। अब उसकी शैतानी नेवला भाई के सामने नहीं चलने वाली थी। अब तो उसे बस व्यापारी को भी सबक सिखाना था। उस लड़के को वश में करने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली थी। व्यापारी के घर से बाहर जाने के कुछ देर बाद उस लड़के को भूख प्यास लगने लगती। इसी बात को उसने हथियार बनाया। उसने नेवला भाई से खाने पीने के लिए कुछ मांगा। इस पर नेवला भाई ने कड़क कर कहा, अगर तू खाना खाएगा तो तुझे पानी नहीं दूंगा, और अगर तू पानी पिएगा तो तुझे खाना नहीं खाने दूंगा। नहीं तो तुम्हारे पिता ने जहां जहां रुपए गड़वाए मुझे बताओ। लड़का सोच में पड़ गया। क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने एक जगह का पता बता दिया। नेवला भाई ने वहां से सारे पैसे निकाल लिए और जमींदार के घर में बंधी एक सूखी सी मरियल गधी को वो सारे पैसे आटे में मिलाकर खिला दिए। फिर नेवला भाई रोज यही करने लगा। जैसे ही वह लड़का खाना मांगता तो नेवला भाई
उससे व्यापारी के द्वारा गड़ाई हुई मोहरों का ठिकाना पूछ लेता था और वे सोने की मोहरें निकालकर उस गधी को खिला देता था। धीरे धीरे जब व्यापारी की सारी गड़ी हुई मोहरें नेवला भाई ने निकाल ली तो उसने सोचा कि क्यों ना अब घर चला जाए, पैसे भी बहुत सारे कमा लिए हैं। यह सोचकर उसने शहर में जाकर सबसे पहले अपने भाइयों को खोजा और उनसे कहा कि हमें अब घर चलना चाहिए, हमने यहाँ बहुत पैसे कमाए हैं और घर वाले भी हमें याद कर रहे होंगे। नेवला भाई की बात से दोनों भाई सहमत थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह हम यहाँ से निकल चलेंगे। अगले सुबह सभी ने अपना अपना सामान बांध लिया और घर जाने की तैयारी करने लगे। वह दोनों भाई अपना सामान लेकर अपने मालिक से विदा लेने गए तो नेवला भाई भी व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने नेवला भाई से कहा, मुझे काफ़ी दुख है कि तुम जा रहे हो, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। खैर, अगर तुम्हारी कोई मांग हो तो मुझे बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। नेवला भाई ने व्यापारी से कहा कि मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी वह जो सूखी सी गधी है वह मुझे दे दो। व्यापारी भी उस गधी से काफ़ी परेशान था, इसलिए उसने नेवला भाई को खुशी खुशी वह गधी दे दी। वह गधी को लेकर अपने भाइयों के पास आ गया। अब तीनों भाई अपने घर को वापस निकल पड़े। रास्ते में उन दोनों भाइयों ने नेवला भाई का खूब मजाक उड़ाया और कहा कि इतने दिन नौकरी करने के बाद भी इसने यह गधी ही खरीद पाया। और दोनों भाई ठहाका मार के हंसने लगे, लेकिन नेवला भाई चुप ही रहा। रास्ते में उन दोनों को भूख लगी और वे नेवला भाई को मनाने लगे, भाई भाई मुझे बेर तोड़कर खिला दे। नेवले ने कहा ठीक है। वह सर से पेड़ पर चढ़ गया। अब वह पहले वाला नेवला नहीं था, अब मीठे मीठे बेर खाता और कच्चे कच्चे बेर नीचे फेंकता जाता। दोनों भाई उसकी यह हरकतें देख रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है। नीचे उतरकर जब नेवला आया तो उन्होंने बुलाया। नेवला बोला, जब मैं अपने शरीर से छोटा हूँ तो उसका फ़ायदा भी तो उठाता हूँ, तुम अपने बड़े शरीर का मज़ा लो। इसी तरह से रास्ते में कई फलों के पेड़ पड़े। नेवला सर से पेड़ पर चढ़ जाता और पेट भरकर खाता, और तो और अपनी गधी को भी खूब खिलाता था। गधी भी वहां से निकलकर मानो खुश बहुत थी। रास्ते में पानी पीती, फल खाती, वह मजे से चली आ रही थी। दोनों भाई पैदल चल रहे थे, लेकिन नेवला तो हल्के शरीर का था, इसलिए वह गधी पर बैठा हुआ मजे से आ रहा था। उसे पैदल भी नहीं चलना पड़ रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की कि सबसे पहले नेवला भाई के घर पर चलेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी माँ गधी देखकर क्या कहेगी। काफ़ी देर चलने के बाद वे तीनों अपने गांव में आ गए। फिर जब वे घर पहुंचे तो घर के सभी सदस्य तथा पास पड़ोस के लोग उन्हें देखने के लिए आंगन में एकत्रित हो गए। चूँकि तीनों की माताएं अलग अलग थीं और उनका पिता जमींदार था, तो उसने तीनों के घर अलग अलग बनवा दिए थे ताकि तीनों में लड़ाई झगड़ा ना हो। सभी का अलग अलग घर था, तो वे सबसे पहले नेवला भाई के घर में गए। नेवला भाई के पास गधी देखकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि देखो देखो, नेवला भाई गधी लाया है। नेवला भाई ने सबको नज़रअंदाज करते हुए उस गधी को आंगन के बीचों बीच एक खूंटी गाड़ कर बांध दिया और अपनी माँ से कहा, अम्मा रे अम्मा, आंगन लिपवा, चारा खिला, एक डंडा मंगवा, चार मंगल गवैया बुला, फिर अर्र करो और शर्र। उसकी यह बात सुनकर सब हंसने लगे। वह बार बार यही कह रहा था। उसकी माँ ने कहा, यह क्या कह रहा है? तब उसके पड़ोसियों ने कहा, ध्यान से सुनो, वह आंगन लीपने को और एक मोटा डंडा लाने को और चार मंगल गीत गाने के लिए कह रहा है। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने फिर यही बात दोहराई तो आसपास के लोगों ने कहा, नेवला भाई जो कह रहा है वो कर दो ना, इसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। नेवला भाई के बताए अनुसार बाकायदा घर को लीपा गया और एक मजबूत डंडा पेश किया गया और सभी पड़ोसी बैठकर ढोलक बजाने लगे और मंगल गीत गाने लगे।
लोग चारों तरफ गोलाकार बनाकर खड़े हो गए। फिर नेवला भाई ने जोर से चिल्लाकर कहा, अर्र करो कि छर। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, छर। नेवला भाई ने कहा, अच्छा, और उस गधी को 2 डंडे मारे। तभी देखते देखते गधी लीद करने लगी। वो बिना रुके लगातार लीद करती जा रही थी, लेकिन वहां लीद की जगह सोने की मोहरों का ढेर लग गया। सभी लोग बहुत चक्के रह गए और तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर बाद जब मोहरें निकलना बंद हो गई तो नेवला भाई ने फिर से चिल्लाकर पूछा, अर्र करूं कि छर। अब की बार सबने कहा अर्र। इस बार नेवला भाई ने गधी के 4 डंडे मारे। फिर गधी दुगनी रफ्तार से मोहरें निकालने लगी। सभी लोग यह कारनामा देखकर काफी अचंभित थे और वे सभी उस मरियल सी गधी को जादुई गधी बताने लगे। अब नेवला भाई की चारों तरफ वाहवाही होने लगी और उन दोनों लोगों से पूछा गया कि तुम क्या लाए हो। तो उन्होंने अपने लाए रुपए दिखाए, लेकिन वे नेवला भाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। पैसा निकालने वाली जादुई गधी देखकर उसके दोनों भाई लालच में आ गए और नेवला भाई से वो गधी मांगने लगे। नेवला भाई उन्हें वह जादुई गधी देने को तैयार तो हो गया, मगर उसने एक शर्त रखी कि इस जादुई गधी के बदले में मैं तुम दोनों के सारे कमाए हुए पैसे ले लूंगा। दोनों भाइयों ने आपस में खुसर फुसर करते हुए कहा कि यह जादुई गधी खरीद लो, बाद में पैसे तो हम इस गधी से निकाल ही लेंगे। फिर वह दोनों राजी हो गए और खुशी खुशी अपने सारे पैसे देकर उन दोनों ने वो जादुई गधी खरीद ली। फिर वो दोनों भाई अपने घर गए और ठीक वैसे ही गधी को आंगन के बीच में बांध दिया और अपनी माँ को हुक्म देते हुए आंगन को लीपने को कहा और 2 मजबूत डंडे लाने को कहा। उनके बताए अनुसार घर को लीपा गया और 2 मोटे व मजबूत डंडे पेश किए गए। फिर दोनों भाइयों ने एक एक डंडा हाथ में लिया और चिल्लाकर पूछा, अर्र करूं कि छर। सभी ने कहा, छर। फिर दोनों ने गधी को एक एक डंडा मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला, केवल एक सिक्का मिला। सिक्का देख उनकी आंखें चमकने लगी और फिर दोनों ने गधी को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन सब बेकार रहा। वे दोनों अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। अब सिर्फ इस सूखी गधी को पालना पोसना था, यह उनके मत्थे मढ़ दी गई थी। वे दोनों अब नेवला भाई का कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने आपस में सोचा विचारा और कहा, इसे कौन पालेगा, चलो इसे इसी के मत्थे मढ़ देते हैं। वे दोनों गए और उस गधी को नेवला के घर में बांधते हुए कहा कि अपना यह तोहफा तुम ही संभालो, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा कहकर वे दोनों वापस चले गए। नेवला ने उस गधी को खूब खिलाया पिलाया, जिससे गधी को ताजगी मिली। अब वह नेवला के पास रहने लगी। वह दिन दुगनी और रात चौगनी मोटी होती चली जाती थी। गधी अब नेवला भाई के घर पर ही रहने लगी थी। नेवला भाई उसे घर के आंगन में बने एक झोपड़े में बांध दिया करता था। नेवला भाई उसकी खूब सेवा करता था, उसे समय समय पर चारा देता था और गधी भी खा खा कर खूब मोटी हो गई थी। गधी काफी तेज भागती थी और वह काफी होशियार भी हो गई थी। नेवला भाई अब काफी खुश रहने लगा। वह कहीं भी जाता तो उस गधी के ऊपर बैठ कर जाता था। गांव वाले नेवला भाई का अभी भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन नेवला भाई अपनी ही दुनिया में खोया रहता। वह लोगों की बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब गधी और भी मोटी तगड़ी और समझदार हो गई थी। एक दिन सभी गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे और गांव में हंसी खुशी का माहौल था। नेवला भाई भी घर में आराम से सो रहा था। तभी गांव में एकाएक हलचल मच गई। सभी गांव वाले चीखने चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ आवाजें सुनाई दे रही थी, भागो भागो, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर नेवला भाई की भी नींद खुल गई। उसने घर से बाहर निकलकर देखा तो सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। दरअसल गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया था और वे सभी गांव वालों को भी बंदी बना रहे थे ताकि उनसे पैसे लूटे। डाकुओं ने 1-2 लोगों को काफी गंभीर रूप से जख्मी भी कर दिया था और सभी गांव वालों को भी बंदी बना लिया था। सिर्फ नेवला भाई ही बचा था।
वह शरीर में छोटा होने के कारण आराम से कहीं भी छिप सकता था। डाकू उन गांव वालों को काफी मार पीट रहे थे और उनके पैसों का भी पता पूछ रहे थे। नेवला भाई की समझ में सारी बात आ चुकी थी। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह सभी गांव वालों के पीछे गया और एक एक करके सबकी रस्सी काटने लगा। उसने 2-3 लोगों को तो छुड़ा दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डाकुओं की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने सभी गांव वालों की तरह उसे भी बांध दिया। सारे गांव वाले काफी दुखी थे, उनका सारा पैसा लुटने वाला था। डाकू काफी देर से गांव वालों से पैसों के बारे में पूछ रहे थे, पर कोई कुछ भी उन्हें बताने को तैयार नहीं था कि उन्होंने अपने पैसे कहाँ छुपा रखे हैं। इस पर सभी डाकू गुस्से से आग बबूला हो गए और उनमें से एक डाकू ने नेवला भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले इस पिद्दी से पूछो, ये ज्यादा होशियार बन रहा था। वे सभी डाकू नेवला भाई की तरफ बढ़े, लेकिन तभी नेवला भाई ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें पैसों का पता बता दूंगा, लेकिन पहले मेरे हाथ पैर खोलो। डाकू भी काफी देर से माथापच्ची कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, ठीक है। नेवला भाई के हाथ पैर खोल दिए। फिर नेवला भाई ने एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, मेरा सारा पैसा वहां उस झोपड़ी के अंदर जमीन में गड़ा हुआ है। डाकुओं के सरदार ने एक डाकू से कहा, जाओ और सारे पैसे निकाल कर ले आओ। वह डाकू तुरंत ही उस झोपड़ी में घुस गया और तभी अचानक उस झोपड़ी में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वह डाकू जिस रफ्तार से झोपड़ी में गया था, उससे दुगनी रफ्तार से भागता हुआ झोपड़े से बाहर आ गया। सभी ने देखा कि उसके मुंह पर खुरों के निशान पड़े हुए थे और उसकी नाक बुरी तरह से फूटी हुई थी। वह डाकू वहीं पर गिर गया। इससे पहले कि बाकी बचे हुए डाकू कुछ समझ पाते, उस झोपड़ी से आंधी की तरह गधी निकली और एक एक करके सभी डाकुओं को लातों से मारने लगी। किसी के मुंह पर लात पड़ती तो किसी के पेट पर। इस बीच नेवला भाई ने मौका देखकर सभी गांव वालों की रस्सियां खोल दी। उन्होंने बदहाल डाकुओं की बंदूकें अपने कब्जे में कर ली। अब डाकू निहत्थे हो गए थे और वे कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ गधे ने लातों ही लातों से सभी डाकुओं को ढेर कर दिया। किसी की नाक फूटी तो किसी के हाथ पैर टूट गए। 2-3 डाकुओं का तो वही राम नाम सत्य हो गया और बचे खुचे चलने लायक नहीं रह गए थे। 1-2 जो सही थे वे तुरंत 9-2-11 हो गए। फिर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग खुशी से नाचने लगे। फिर सभी ने बचे खुचे और जमीन पर पड़े डाकुओं को एक एक करके गांव के बाहर खंती में फेंक दिया। गांव वाले उस गधी और नेवला भाई की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अब तो सभी लोगों को यकीन हो गया था कि यह जादुई गधी है और उसने गांव वालों को डाकुओं से भी बचाया था। इसलिए सभी गांव वाले उसे हार माला पहनाने लगे और उसके लिए तरह तरह के फल सब्जियां आदि लाने लगे। नेवला भाई की भी खूब वाहवाही हुई। अब नेवला भाई का कोई भी मजाक नहीं उड़ाया करता था। वह जहां से भी निकलता लोग उसकी तारीफ ही किया करते थे। वह भी अब इज्जतदार ग्रामीण बन चुका था। धीरे धीरे समय निकलता गया और अब नेवला भाई के दोनों भाइयों ने नौकरी करके फिर से बहुत सारे पैसे कमा लिए थे और अब उनकी शादी करने की भी उम्र हो गई थी। इसलिए उनके पिता धनी राम ने उनके लिए रिश्ते तलाशना शुरू कर दिए और कुछ दिनों बाद ही उन दोनों की बहुत अच्छे खानदान में सुंदर लड़कियों से शादी हो गई। वे दोनों काफी खुश थे और वे अभी भी नेवला भाई का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यह तो गधी से शादी करेगा। समय के साथ अब धनी राम को नेवला भाई की भी शादी की चिंता होने लगी थी। वह मन में सोचकर दुखी हो रहे थे कि नेवला भाई से कौन शादी करने को तैयार होगा। नेवला भाई की अब शादी की उम्र हो गई थी। नेवला भाई भी बहुत दुखी रहा करता था क्योंकि कोई भी उसे शादी करने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ वीरू और धीरू की माँ सारे दिन आराम से लेटी रहती थी। उन्हें कोई काम धंधा तो था नहीं क्योंकि सारा काम तो उनकी बहुएं ही कर डालती थी। वीरू धीरू भी नेवला भाई का खूब मजाक उड़ाया करते थे, उस पर हंसते थे और कहते थे कि
इसकी शादी तो गधी से होगी। इससे नेवला भाई काफ़ी परेशान रहता था। समय के साथ नेवला भाई की माँ अब बूढ़ी होने लगी थी। उसके हाथ पैर भी नहीं चल पाते, फिर भी वह घर के सारे काम करती थी। कुछ दिन बाद नेवला भाई की माँ को बुखार आ गया और उसकी माँ ने सोचा कि बुखार जल्द ही चला जाएगा, लेकिन इस बार बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। नेवला भाई की माँ को बुखार आने के कारण घर में सारा काम करने और खाना बनाने वाला कोई नहीं बचा, तो नेवला भाई को ही सारा काम करना पड़ता था। नेवला भाई को खाना बनाना आता नहीं था और वीरू धीरू उसे खाना देने से रहे, तो वह जैसा तैसे बना लेता था, वही उसे खाना पड़ता था। एक दिन तो नेवला भाई की माँ और वह उस रात भूखे ही सो गए और उसी रात खट की आवाज़ से अचानक आधी रात को नेवला भाई की नींद खुल गई। उसने सोचा कि घर में चोर घुस आया है। फिर उसने उठकर घर का कोना कोना देख लिया, मगर सब कुछ ठीक होने के कारण वह फिर से आकर सो गया। अगले दिन जब नेवला भाई उठा तो उसने देखा कि सारा घर चमक रहा था, जैसे कि किसी ने झाड़ू पोछा लगाया हो। फिर वह रसोई घर में गया तो उसने देखा कि तरह तरह के व्यंजन और पकवान बने हुए हैं और हर जगह झाड़ू लगी हुई है। यह नज़ारा देखकर नेवला भाई काफ़ी प्रसन्न हुआ और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले उसने अपनी माँ को खाना खिलाया और बाद में अपने आप छक कर खाना खाया। फिर वह सोचने लगा कि यह सारा काम किसने किया होगा, लेकिन उसने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और दिन यूं ही गुजर गया। अगले दिन फिर उसे वैसा ही नज़ारा देखने को मिला, तो नेवला भाई को जिज्ञासा हुई कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। जब रोज रोज यही होने लगा, नेवला भाई जैसे ही उठता तो उसे सारे घर में झाड़ू लगी मिलती और सारे बर्तन साफ मिलते और खाना भी बना हुआ मिलता था, वह भी शाही खाना। और 2-3 दिन से तो उसके कपड़े भी अपने आप साफ हो जाते थे। अब नेवला भाई से नहीं रहा गया और उसने निश्चय किया कि वह यह जानकर ही रहेगा कि यह सारा काम कौन कर रहा है। फिर उस दिन शाम को सोने से पहले ही नींद न आने की दवाई खा ली और बिस्तर पर आकर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। आधी रात तो यूं ही गुजर गई और उसे नींद भी आने लगी थी, तो उसने सोचा कि अब उसके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला, अब जाकर सो जाना चाहिए। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। अभी उसे एक झपकी आई ही थी कि उसे बाहर झोपड़े में कुछ खटर पटर की आवाज़ आई। उसने झट से खिड़की से झांका तो देखा कि गधी के झोपड़े का गेट अपने आप खुल गया और उस झोपड़े में से गधी बाहर निकली। उसके गले में रस्सी भी नहीं थी। जब वह गधी नेवला भाई के घर में आ गई तो नेवला भाई झट से कोने में छिप गया। गधी बरामदे में आकर खड़ी हो गई। नेवला भाई कमरे में बने एक रोशनदान से चुपके से उसे देखने लगा और फिर उसने देखा कि एकाएक गधी के चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैलने लगी है और उसके पास कई सारी तितलियां उड़ने लगी। धीरे धीरे वह रोशनी तेज होने लगी और फिर वह रोशनी इतनी तेज हो गई कि नेवला भाई की आंखें बंद होने लगी। नेवला भाई ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब वह रोशनी हल्की सी कम हुई तो नेवला भाई ने आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने बहुत ही सुंदर परी खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उस परी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और मन ही मन कुछ गुनगुनाया और फिर उसने वह जादुई छड़ी घुमाई और बरामदे में पड़ी झाड़ू अपने आप घर को साफ करने लगी और देखते ही देखते पूरा घर चमकने लगा। फिर उसने देखा कि रसोई में खाना अपने आप बनकर तैयार हो गया और घर के सारे कपड़े हवा में उड़ने लगे और फिर देखते ही देखते सारे कपड़े मोती की तरह चमकने लगे। यह सब देख नेवला भाई का सिर चकराने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी और वह चाहकर भी ज़्यादा देर तक जाग नहीं पाया। अगली सुबह जब नेवला भाई की नींद टूटी तो उसने देखा कि वह कमरे के कोने में पड़ा है। वह झट से उठा और घर के बाहर निकला और उस झोपड़े की तरफ जाने लगा।
सूरज बिल्कुल सर पर था। दोपहर हो चुकी थी, पर वह किसी बात का ध्यान नहीं देते हुए सीधे गधी के झोपड़ी में घुस गया। गधी वहां बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और उसके गले में रस्सी भी बंधी थी। नेवला भाई यह सब देखकर चौंक गया। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने गधी से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? गधी ने जवाब में एक ही उत्तर दिया, ढेंचू। जब नेवला भाई ने फिर से वही सवाल किया तो गधी ने फिर से जवाब में ढेंचू ही कहा। नेवला भाई ने उससे कई सवाल किए, लेकिन गधी का जवाब एक ही था। काफी देर माथा पच्ची करने के बाद भी उसे कुछ पता न लगा, तो वह थक हार कर घर पर वापस आ गया और कमरे में चला गया। बहुत देर तक कमरे में बैठे बैठे नेवला भाई सोच विचार में डूबा रहा। फिर उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह आज रात गधी का राज जानकर ही रहेगा, और वह गांव में टहलने चला गया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और नेवला भाई घर वापस आ गया। फिर शाम का खाना खाकर उसने नींद न आने की दवाई खा ली, और इस बार उसने 2 गोलियां ज्यादा ले ली। फिर वह बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे वह गधी के बारे में ही सोचता रहा। धीरे धीरे आधी रात हो गई और फिर पिछली रात की तरह झोपड़े का दरवाजा खुल गया और उसमें से गधी बाहर निकली। फिर वह गधी बरामदे में आकर खड़ी हो गई और धीरे धीरे सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैलने लगी और गधी के आसपास कई सारी तितलियां उड़ने लगी। नेवला भाई यह सारा माजरा उसी रोशनदान से देख रहा था, और जब वह रोशनी काफी तेज होने लगी तो नेवला भाई की आंखें बंद हो गई, और जब उसने आंखें खोली तो देखा वही सुंदर परी बरामदे में खड़ी थी। और फिर उस परी ने अपनी जादुई छड़ी निकाली। परी के जादुई छड़ी निकालते ही नेवला भाई खड़ा हुआ और उसने झटके के साथ दरवाजा खोल दिया। परी नेवला भाई को अपने सामने देख भागने लगी तो नेवला भाई ने जोर से कहा, रुको। परी वहीं रुक गई। फिर नेवला भाई ने उससे पूछा, कौन हो तुम और कहां से आई हो? परी कुछ देर तक चुप ही रही। फिर उसने कहा, मैं परीलोक से आई हूं, मैं परीलोक की राजकुमारी हूं। नेवला भाई बोला, लेकिन तुम गधी कैसे बन गई? परी बोली, एक दिन मैंने अपने घर पर बहुत से ऋषियों की दावत की थी, पर गलती से एक ऋषि को दावत पर बुलाना भूल गई। वह ऋषि बहुत क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं जीवन भर गधी बनकर रहूंगी। लेकिन जब मैंने उनसे बार बार क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, पर रात में तुम अपने असली रूप में आ सकती हो, लेकिन दिन में तो गधी बनकर ही रहना पड़ेगा। अगर तुम इस श्राप से मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें परीलोक के कम्बुक को हराना होगा। कम्बुक को हराने के लिए तुम किसी की मदद भी ले सकती हो। नेवला भाई ने परी से पूछा, कम्बुक कौन है? परी ने जवाब दिया, कम्बुक परीलोक का एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली दैत्य है, और उसने परीलोक में तबाही मचा रखी है। उसने तपस्या करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, और अब वह परीलोक में राज करना चाहता है। उसी को हराकर मैं अपने असली रूप में आ सकती हूँ, पर मेरी सारी शक्तियाँ उसके सामने कम पड़ जाती हैं। मैं उसे अकेले नहीं हरा सकती, इसलिए मैं पृथ्वी पर आई हूँ ताकि मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सकूं जो उसे हरा सके। मुझे लगता है कि मैं सारी जिंदगी गधी बनकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर परी रोने लगी। नेवला भाई ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। परी बोली, लेकिन तुम उसे नहीं हरा पाओगे, वह बहुत शक्तिशाली है। नेवला भाई बोला, मैं उसे हराने की पूरी कोशिश करूंगा, हम दोनों उसका जमकर मुकाबला करेंगे। ठीक है, लेकिन उसे हराने के लिए तुम्हें मेरे साथ परीलोक चलना पड़ेगा, परी ने कहा। नेवला भाई बोला, मैं परीलोक चलने के लिए तैयार हूं। परी बोली, कल रात में तैयार रहना, कल रात ही हम परीलोक चलेंगे। मैं रात में ही परी बन पाती हूँ, इसलिए हमें उसे रात में ही हराना होगा। ठीक है, नेवला भाई ने कहा।
परी फिर से गधी के रूप में आने लगी। नेवला भाई सोने के लिए कमरे में चला गया। गधी अपने झोपड़े में चली गई। नेवला भाई बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सोचता रहा। फिर उसे नींद आने लगी तो वह सो गया। अगली सुबह नेवला भाई जल्दी उठ गया और कम्बुक से कैसे मुकाबला करेगा इस बारे में सोचने लगा। रात में परी के सामने उसने बोल तो दिया था कि वह कम्बुक का मुकाबला कर लेगा, लेकिन असलियत में तो उसे डर लग रहा था। फिर उसने कुछ हथियार इकट्ठे किए और उन्हें एक झोले में रख लिया। फिर वह गांव में टहलने चला गया। कुछ समय बाद घर लौटते समय रास्ते में उसे एक अंडा पड़ा मिला, तो उसने वह अंडा अपने साथ रख लिया और फिर घर आ गया। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और उसने शाम का खाना खाया और कमरे में जाकर बैठ गया। धीरे धीरे रात हो गई और नेवला भाई परी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद गधी झोपड़े से निकली और परी में बदल गई। फिर वह बरामदे में आ गई। वह नेवला भाई को ढूंढने लगी। नेवला भाई कमरे से बाहर निकला तो परी ने उससे कहा, तुम मेरे साथ घर के बाहर चलो। नेवला भाई और परी दोनों घर से बाहर निकलकर आए। फिर परी ने नेवला भाई से कहा, मेरा हाथ कसकर पकड़ो और नीचे मत देखना, वरना तुम्हें डर लगेगा। नेवला भाई अपने साथ झोला भी लाया था। उसने वह झोला अपने कंधे पर लटका लिया और फिर उसने परी का हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर देखते ही देखते उस परी के पंख निकल आए। परी ने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी छलांग लगाई और वह हवा में उड़ने लगी। थोड़ी देर बाद नेवला भाई ने नीचे देखा तो उसे डर लगने लगा कि यदि वह गिर गया तो सीधे मर ही जाएगा। फिर नेवला भाई ने परी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर तक तो दोनों चुप रहे। फिर नेवला भाई ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? परी ने जवाब दिया। नेवला भाई ने फिर पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? परी बोली, हम सब लोग परीलोक में ही रहते हैं, लेकिन कम्बुक ने और सभी के साथ मेरे परिवार वालों को भी कैद कर लिया। मैं किसी तरह भाग निकली। फिर नेवला भाई ने पूछा, उस राक्षस कम्बुक की कोई कमजोरी नहीं है? परी ने कहा, उसकी कोई खास कमजोरी नहीं है, लेकिन उसका सर कमजोर है, जिस पर वार करने से उसे बेहोश किया जा सकता है। नेवला भाई बोला, हम उसे ताकत से नहीं हरा सकते, इसलिए हमें उसे दिमाग से हराना होगा। परी बोली, हाँ। नेवला भाई बोला, मेरे पास एक योजना है। नेवला भाई ने परी को अपनी योजना बताई। फिर वे दोनों काफी देर बातें करते रहे और बातें करते करते वे दोनों कब परीलोक पहुंच गए पता ही नहीं चला। परीलोक देखने में काफी अच्छा लग रहा था। नेवला भाई ने परीलोक देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। ठंडी ठंडी मंद हवा चल रही थी। उसे वहां बहुत अच्छा लग रहा था। वहां एक नदी बह रही थी जिसमें बिल्कुल साफ पानी था और आसपास तरह तरह के पशु घूम रहे थे। नेवला भाई और परी दोनों नीचे उतरे। नेवला भाई ने परी का हाथ छोड़ दिया। इधर उधर परीलोक की सुंदरता को देखने लगा। काफी देर तक उड़ने के बाद परी बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह वहीं हरी हरी घास में थोड़ी देर तक आराम करने के लिए लेट गई। थोड़ी देर के बाद परी को नींद आने लगी तो नेवला भाई ने उसे जगाते हुए कहा, उठो, यह समय सोने का नहीं है, हमें आज रात ही उस राक्षस कम्बुक को हराना है। नेवला भाई ने झोला कंधे पर लटका लिया और परी से कहा, मुझे बताओ वह राक्षस कम्बुक कहाँ रहता है, मुझे उसके पास ले चलो। परी ने कहा, ठीक है, चलो। फिर वे दोनों राक्षस कम्बुक की तलाश में निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद वे एक गुफा के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां कई सारी जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। उस पूरे इलाके में बहुत बदबू भी आ रही थी। नेवला भाई ने कहा, हो सकता है कि वह राक्षस इसी गुफा में रहता हो। परी ने कहा, फिर तो हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर वे दोनों उस गुफा में चले गए। अंदर गुफा में बहुत सी हड्डियां पड़ी हुई थी। फिर गुफा के अंदर काफी भयानक आवाजें आई।
यह आवाज राक्षस की ही थी। परी और नेवला भाई दोनों उस गुफा में चले गए। फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। गुफा से काफी गंदी बदबू आ रही थी और चारों तरफ हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। वे दोनों बिना डरे आगे बढ़ते गए। अभी वे दोनों थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि सामने वही राक्षस कम्बुक खड़ा था। वे दोनों लोग पहले तो घबरा गए, लेकिन फिर नेवला भाई कम्बुक के सामने पहुंचा। उसने अंधेरे का फायदा उठाकर थोड़ी सी रेत उठा ली। फिर उसने अपनी झोली से चुपके से वही अंडा निकाल लिया जो उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। उसने वह अंडा अपने बाएं हाथ में छिपा लिया। बाद में उसने कम्बुक को दिखाते हुए पास में पड़े एक पत्थर को उठाया। नेवला भाई ने देखते ही देखते अपने दोनों हाथों से उस पत्थर को मसल कर रख दिया और रेत को नीचे फेंक दिया। नेवला भाई ने अपने दोनों हाथ झाड़ लिए। कम्बुक यह देखकर हैरान रह गया। दरअसल उसने पत्थर को पहले ही नीचे गिरा दिया था और अपने हाथ में छिपाए हुए अंडे को मसल दिया था, जिससे अंडे के छिलके के टूटने की आवाज को कम्बुक ने पत्थर के टूटने की आवाज समझ लिया। कम्बुक ने सोचा कि यह तो बहुत बलशाली है, इसने पत्थर को ही मसल कर रख दिया। कम्बुक थोड़ा घबरा गया, लेकिन नेवला भाई के इस शक्ति प्रदर्शन का कम्बुक पर ज्यादा कुछ असर नहीं हुआ। कम्बुक की गुफा में आज तक किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की थी, इसलिए नेवला भाई और परी को अपने सामने देख कम्बुक गुस्से में आग बबूला हो गया। वह बड़ी तेजी से उन पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ा। उसने उन दोनों पर झपटा और उन्हें कुचलने ही वाला था कि वे दोनों समय रहते पीछे हट गए। अपना वार असफल होता देख कम्बुक को और गुस्सा आ गया। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उन दोनों पर दे मारी, लेकिन वे दोनों फिर से बच गए। कुल्हाड़ी उनके बिल्कुल पास से निकल गई। कम्बुक ने एक बार फिर झपट्टा मारा। इस बार उसने परी को पकड़ लिया। नेवला भाई ने परी से पूछा, क्या तुम अपने जादू से मुझे इसके सर पर पहुंचा सकती हो? परी ने जवाब दिया, हाँ, तुम छलांग मारो। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और नेवला भाई ने जैसे ही छलांग मारी वह सीधे कम्बुक के सर पर जा गिरा। नेवला ने मौका देख झट से अपनी झोली में से एक चाकू निकाला और सीधे कम्बुक की आंख में मार दिया। कम्बुक दर्द से चिल्लाने लगा। उसने तुरंत ही परी को नीचे फेंक दिया और नेवला भाई भी नीचे गिर गया। नेवला भाई को थोड़ी सी चोट आई थी, लेकिन वह तुरंत ही खड़ा हो गया। परी के सर में थोड़ी सी चोट आई थी, लेकिन वह भी जैसे तैसे खड़ी हो गई। अब कम्बुक के क्रोध की सीमा पार हो गई। उसने अपना विशाल काय पैर उठाया और उन दोनों को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। कम्बुक उन दोनों पर अपना पैर रखने वाला ही था कि नेवला ने भी अपनी झोली से एक भाला निकाला और उल्टा करके उसे वहीं गाड़ दिया। फिर वह परी को लेकर दूर हट गया। कम्बुक ने अपनी पूरी ताकत से नेवला भाई पर अपना पैर मारा और उसका भाला उसके पैर के आर पार हो गया। वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर बैठ गया। नेवला भाई को मौका मिल गया और उसने अपनी जेब से पिसी मिर्ची की पोटली निकाली और कम्बुक की आंखों में डाल दी। अब कम्बुक दर्द से चीखने लगा और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कम्बुक अब हमला करने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद नेवला भाई उसके पैर पर चढ़ गया। कम्बुक ने नेवला भाई पर एक और हमला किया। उसने अपनी बड़ी कुल्हाड़ी निकाली और नेवला भाई पर दे मारी। नेवला भाई तुरंत हट गया और कम्बुक ने नीचे देखा तो उसने अपना ही पैर काट लिया था। अब उसे अपना दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह दर्द से चिल्लाने लगा और जमीन पर लेट गया। दोबारा उसकी उठने की हिम्मत नहीं हुई। कम्बुक ने हार मान ली थी। परी और नेवला भाई बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने कम्बुक राक्षस को हरा दिया था और अब परी हमेशा हमेशा के लिए श्राप मुक्त हो गई थी। नेवला भाई और परी खुशी खुशी वहां से जाने के लिए गुफा के बाहर आने लगे। वे दोनों अभी थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि एक भाला आकर नेवला भाई के कंधे के आर पार हो गया। नेवला भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो कम्बुक खड़ा था। कम्बुक अभी भी मरा नहीं था,
वह केवल नीचे गिर गया था। परी को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसके दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी आ गई। उसने कुल्हाड़ी पूरी ताकत से कंबोक के गर्दन पर मारी और कंबोक का सिर धड़ से अलग हो गया। अगली सुबह नेवला भाई की नींद खुली तो उसने देखा कि वह एक चट्टान पर लेटा था और उसके सामने नीलम परी खड़ी थी। वही नेवला भाई को गुफा से निकाल कर लाई थी। नेवला भाई ने चारों तरफ निगाह घुमाई तो देखा कि और भी कई सारी परियां खड़ी थी। नेवला भाई ने अपने कंधे पर हाथ फिराया तो महसूस किया कि उसके कंधे पर कोई जख्म नहीं था। नीलम परी ने उसे बताया, तुम्हें सारी परियों ने मिलकर ठीक कर दिया है और तुम्हारे सारे जख्म भी भर दिए हैं। अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। नेवला भाई पत्थर से नीचे उतरा और उसने इधर उधर चल फिर कर देखा। उसका सारा दर्द गायब हो चुका था। फिर नेवला भाई ने उन सबको धन्यवाद कहा। अचानक नेवला भाई को कुछ अजीब महसूस होने लगा। नेवला भाई अपने आप ही धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसके चारों तरफ पीली रोशनी फैलने लगी। देखते ही देखते नेवला भाई एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। वह जैसे ही राजकुमार में बदला, उसे अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आ गई। फिर नेवला भाई ने उस सबको सब कुछ बताया। मैं पिछले जन्म में बहुत शैतान था और मैंने खेल खेल में एक नेवले को मार दिया था। एक ऋषि ने मुझे यह करते देख लिया था। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, दुष्ट जा, तू अगले जन्म में नेवला बनकर ही रहेगा। लेकिन जब मैंने उनसे काफी देर तक माफी मांगी तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम परी लोक में किसी परी की मदद करोगे तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। नेवला भाई ने अपनी बात पूरी की और फिर नीलम परी से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? नीलम परी तो उसे पहले से ही बहुत पसंद करती थी और अब तो वह एक राजकुमार बन गया था, इसलिए उसने हाँ कर दी। दोनों खुशी खुशी वापस पृथ्वी पर आ गए और नेवला भाई सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ अब स्वस्थ हो गई थी। नेवला भाई की माँ ने नेवला भाई को नहीं पहचाना तो नेवला भाई ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई। अब उन्होंने नेवला भाई को पहचान लिया। परी ने नेवला भाई से कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब सभी गांव वाले नेवला भाई को नेवला राजकुमार बुलाने लगे थे और आखिरकार नेवला भाई की भी शादी हो गई। लेकिन उसकी जैसी शादी तो किसी की नहीं हुई थी। उसके सभी भाई अपना सा मुंह लेकर रह गए। अब पूरे गांव में ही नहीं, आसपास के कई इलाकों में भी नेवला राजकुमार की धाक थी, क्योंकि उसके पास जो भी आता था वह उसकी मदद करता था। आखिरकार उसके साथ जादुई शक्तियों वाली नीलम परी जो थी। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।